हेलो फ्रेंड्स, लाइफ एकेडमी का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आपका स्वागत करता है। हम ये क्लास जो देखने वाले हैं आज वो है हिंदी की, और हिंदी की क्लास है। और ये जो क्लास है हमें पढ़ना इसलिए है क्योंकि हमें बनना क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस। हमें बनना क्या है, उत्तर प्रदेश का लेखपाल। अब लेखपाल एक ऐसा पोस्ट है हमारे यूपी में जो काफ़ी हाई वोल्टेज है, लगभग सबके दिमाग में रहता है कि भैया हमें लेखपाल बनने हैं। पुलिस भी किसी से कम नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश में पुलिस बनना चाहते हैं तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल लाइफ एकेडमी को सब्सक्राइब करें। और हमारी हिंदी की क्लास बैक टू बैक हमारे चैनल पे अपलोड है, जिसमें आपको शुरुआत भाषा से की गई थी और हम धीरे धीरे आगे चल के हिंदी की उपभाषा एवं बोली के टॉपिक पे पहुंच चुके। तो इस टॉपिक को आज शुरू करते हैं और देखते हैं कि हिंदी की उपभाषा एवं बोली क्या होती है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि हिंदी की उपभाषा एवं बोली क्या होती है। तो इसमें दो भागों में इसको कैटेगराइज किया गया है। पहला तो है उपभाषा, दूसरा है बोलियां। तो सबसे पहले ये हम थोड़ा सा देखेंगे कि उपभाषा क्या होती है, बोलियां क्या होती है, दोनों में अंतर क्या है। हिंदी की उपभाषा और बोली दोनों में अंतर क्या है, उपभाषा क्या होती है, बोली क्या होती है। एक टॉपिक तो हमने क्लियर कर लिया है, वो है भाषा। भाषा को हमने क्लियर कर लिया है कि भाषा क्या होती है, भाषा की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे बना है, वो पूरी बात हमने पिछले वाले क्लास में क्लियर कर लिया था। अभी हम बात करेंगे कि जो हिंदी की उपभाषा होती है और बोलियां होती हैं उनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपभाषा। देखिए, उपभाषा जो होती है वो समझने के लिए हमें बोली को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बोलियां किसे कहते हैं। तो बोलियां की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो यह प्राय छोटे या विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। याद रखिएगा कि बहुत दूर तक इसका फैलाव नहीं होता है। जो बोलियां होती हैं किसी विशेष या छोटे क्षेत्रों में बोली जाती हैं और इसकी कोई अपनी लिपि नहीं होती है। यह भी बात याद रखिएगा, इसकी कोई अपनी लिपि नहीं होती है और ये मानक मतलब कि छोटे क्षेत्रों में बोली जाती हैं बोलियां। अब होती कितनी है, ये 17 जो बोलियां होती हैं वो 17 होती हैं। याद रहेगा ना, मतलब कि जो बोलियां होती हैं वो विशेष क्षेत्रों में बोली जाती है, छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। इसकी अपनी कोई लिपि नहीं होती है। याद रखिएगा, इसका कोई अपना व्याकरण भी नहीं होता है। इसकी कोई अपनी लिपि और व्याकरण नहीं होता है, ये जो बोलियां होती हैं। और उपभाषा की अगर हम बात करें तो उपभाषा होती है 5। उपभाषा कितनी होती है, 5। ठीक है ना, बोलियां हैं 17, उपभाषा है 5। अच्छा, ये बात तो क्लियर है कि 5 उपभाषा है, 17 बोलियां हैं। लेकिन इस बात को बताया कौन था, मतलब ये क्लैरिफाई किसने किया कि 5 उपभाषाएं होती हैं, 17 बोलियां होती हैं। तो नोट में एक बात लिखिएगा, 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन ने हमें यह बात बताई थी कि 5 उपभाषा होती है और 17 बोलियां होती हैं। बात क्लियर है ना। सन 1927 ईस्वी में कौन बताया था भैया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हमें बताया था कि 5 उपभाषा होती हैं, 17 बोलियां होती हैं। यह बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा, इसे नोट में आप लिख लीजिएगा कि इस टॉपिक में जरूर लिखिएगा कि सन 1927 ईस्वी में हमें जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया कि 5 उपभाषाएं होती हैं और 17 बोलियां होती है। ये बात क्लियर है ना। ठीक है, क्लियर है तो देख लेते हैं। अब आगे चल के हम आगे चले और देखें कि जो उपभाषाएं होती हैं
वो किस तरीके से क्लियर की जाती है, मतलब कि कितने भागों में इसे बांटा जाता है। तो देखिए, आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया था अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। अब देखिए, इसमें सबसे पहले जो उपभाषा हम देख रहे हैं वो है पश्चिमी हिंदी। वो पश्चिमी हिंदी है और ये बना किससे है? सौरसेनी अपभ्रंश से ये बना है। पश्चिमी हिंदी जो है सौरसेनी अपभ्रंश से बना है। अब इसके अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आ रही हैं वो जरा देख लेते हैं। ये 5 भागों में पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहले है खड़ी बोली। खड़ी बोली सबसे पहले है खड़ी बोली। देखिए, जो खड़ी बोली है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और सबसे ज्यादा ये बोली कहाँ जाती है? जो खड़ी बोली, दिल्ली, मेरठ, अंबाला, रामपुर, मुजफ्फरनगर, देहरादून इत्यादि शहरों में सबसे ज्यादा खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। मैक्सिमम सबसे ज्यादा खड़ी बोली का प्रयोग हमारे भारत के पश्चिमी क्षेत्रों, मतलब कि दिल्ली, मेरठ, अंबाला, रामपुर, मुजफ्फरनगर, देहरादून इत्यादि शहरों में सबसे ज्यादा खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, खड़ी बोली के बारे में हमने कुछ पॉइंट रखे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इसका अन्य नाम क्या होता है। तो इसका अन्य नाम है वर्नाकुलर, शर हिंदी कौरवी इसको बोलते हैं। खड़ी बोली को ये बोल सकते हैं। इसमें प्रमुख उपबोलियां कौन सी आती है? देखिए, याद रखिए कि ये उपभाषा की हम बात कर रहे हैं। उपभाषा के अंतर्गत हमने देखा खड़ी बोली। अब इसमें उपबोलियां कौन सी हैं? तो उपबोलियां इसमें आते हैं पूर्वी कौरवी, पश्चिमी कौरवी। ठीक रहेगा ना? याद है आपको? खड़ी बोली ये सबसे ज्यादा कहां पे प्रयोग ये किया जा रहा है? दिल्ली, मेरठ, अंबाला, रामपुर जैसे शहरों में। और इसका अन्य नाम क्या है? वर्नाकुलर है, सरहिंदी कौरवी इसको बोल सकते हैं। इसकी प्रमुख उपबोलियां यहां पे आपको मैं स्पष्ट करा रहा हूं। एक पॉइंट इसमें और है कि प्रसिद्ध महाकाव्य, देखिए जो महाकाव्य इस भाषा में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है कामायनी, और वो है जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी इस पश्चिमी हिंदी में ही रची गई है, लिखी गई। अब इस पश्चिमी हिंदी में जो दूसरे नंबर पे आता है वो है ब्रज भाषा। वो कौन सी भाषा है भैया? ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा ये सबसे ज्यादा बोला जाता है आगरा, मथुरा, धौलपुर, एटा, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद इत्यादि शहरों में ब्रज भाषा का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ब्रॉड तरीके से प्रयोग आगरा, मथुरा, धौलपुर, एटा, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद इत्यादि शहरों में किया जाता है। याद रखिएगा इस बात को। इसका जो प्राचीन नाम है ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि ब्रजभाषा का जो प्राचीन नाम है वो शूरसेन है। याद रखिएगा कि ब्रजभाषा का जो प्राचीन नाम है वो शूरसेन है। अन्य नाम भी बिल्कुल स्पष्ट करने योग्य है। बिल्कुल यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो दूसरा नाम है अंतवेर्सी ग्रियर्सन। ब्रजभाषा के दूसरा नाम है, अन्य नाम भी इसको मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी भी इसमें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो भी पार्ट्स इसके हैं, जैसे कि खड़ी बोली इसका जो अन्य नाम था वर्नाकुलर था। ब्रजभाषा का उसी तरीके से नाम क्या है? अंतवेर्सी ग्रियर्सन है। प्रमुख उपबोलियां इसके अंतर्गत क्या आती है? भरतपुरी, डांगी, बुक्शा, माथुरी, अंतरदेशी। याद रखिएगा इस बात को। तीसरे नंबर पे आते हैं और देख लेते हैं कि तीसरे नंबर पे क्या है। तो तीसरे नंबर पे भैया कन्नौजी। ये सौरसेनी अपभ्रंश में, मतलब पश्चिमी हिंदी में जो तीसरे नंबर जो इसका पार्ट है वो क्या है? कन्नौजी। ये एक भाषा है जिसका प्रयोग कन्नौज, इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, फर्रुखाबाद इत्यादि शहरों में सबसे ज्यादा प्रयोग कन्नौज का किया जाता है, जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। चौथे नंबर पे है बुंदेली। बुंदेली का प्रयोग बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, हमीरपुर, महोबा, सागर, भोपाल, जालौन आदि शहरों में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। बुंदेली का जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहां से आते हैं कि भैया बुंदेली जो है खड़ी बोली के अंतर्गत जो आती है पश्चिमी हिंदी में,
उसका प्रयोग सबसे ज्यादा किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, हमीरपुर, महोबा आदि शहरों में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। नाम क्या है? बुंदेली का दूसरा नाम बुंदेलखंडी है। प्रमुख बोलियां इसके अंतर्गत क्या आती हैं? राठौरी, लोहती, बनाफरी। याद रखिएगा, बिल्कुल जरूरी है इसको समझना और रिपीट भी आपको करने हैं इस चीज को। देखिए, ये जो टॉपिक है वो समझने के साथ साथ आपको डे टू डे रिपीट भी करने हैं, सिर्फ पढ़ के रख नहीं देना है, रिपीट करेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा। और आगे देख लेते हैं, जो 5वें नंबर पे है वो क्या है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? वो है बांगरू हरियाणवी। बांगरू या हरियाणवी इसको बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा किन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है? अंबाला, करनाल, दिल्ली, पटियाला, रोहतक। इसमें कुछ क्षेत्र हरियाणा का भी लिया गया है। अब यहां पे देखिए नाम भी दे रहा है हरियाणवी, और यहाँ पे देखिए करनाल, पटियाला, रोहतक जो क्षेत्र हरियाणा के हैं, इसलिए इसका नाम हरियाणवी भी है। प्रमुख उपबोलियां इसके अंतर्गत क्या आती हैं? जाटू, अहिरवटी, बागरी, पुआधी। ये सब बोलियां बांगरू हरियाणवी के अंतर्गत इसमें प्रमुख उपबोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये पांचों जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। पांचों यहाँ पे आपके सामने मैं फिर से लेके आया हूं। देखिए, सबसे पहले खड़ी बोली है, दूसरे नंबर पे ब्रजभाषा है, तीसरे नंबर पे कन्नौजी है, चौथे पे बुंदेली है, पांचवें पे बांगरू या हरियाणवी है। ठीक है ना? ये तो बात हो गई कि हमारी जो 5 उपभाषाएं हैं, तो सबसे पहले नंबर पे थी खड़ी बोली, मतलब कि पश्चिमी हिंदी, सौरसैनी अपभ्रंश। दूसरे नंबर पे जो हम बात करेंगे वो है राजस्थानी हिंदी। ये भी सौरसैनी अपभ्रंश से आया है। देखिए, सौरसैनी अपभ्रंश क्यों कह रहा है? अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है ना? तो ये जो है अपभ्रंश का एक भाग है जिसे सौरसैनी अपभ्रंश है। अपभ्रंश को 7 भागों में बांटा गया है। जो सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत खड़ी पश्चिमी हिंदी को रखा गया, राजस्थानी हिंदी को भी सौरसैनी अपभ्रंश कह रहे हैं। अब देखिए, सौरसैनी अपभ्रंश जो राजस्थानी हिंदी है, इसमें कौन सी भाषाओं का प्रयोग करते हैं? मारवाड़ी है उपभाषा। ये सबसे ज्यादा इसका प्रयोग जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़, सिरोही, किशनगढ़ आदि। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जितने भी क्षेत्र हैं सब राजस्थान के हैं। इसमें जितने भी क्षेत्र हैं सब राजस्थान के हैं। नाम क्या है? राजस्थानी हिंदी। तो मैक्सिमम इसमें जो क्षेत्र है राजस्थान के, मैक्सिमम क्या, पूरा जो एरियाज होगा वो जहां पे बोले जाएंगे मारवाड़ी, वो राजस्थान का ही क्षेत्र होगा। इसके अंतर्गत प्रमुख बोलियां कौन कौन सी आती हैं? प्रमुख बोलियां हैं मेवाड़ी, शेखावटी, खैराही, नागौरी, थाली। ये सब उपबोलियां राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जिसमें मारवाड़ी है उपभाषा, जो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़, सिरोही, किशनगढ़ इत्यादि शहरों में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। देखिए, राजस्थानी हिंदी अगर आपसे पूछे कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत किस उपभाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, किस बोली उपबोली का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, तो भैया मेवाड़ी, शेखावटी, खैराही, नागौरी, थाली। क्षेत्र कौन सा है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़, सिरोही, किशनगढ़। याद रहेगा ना? ठीक है, याद रहेगा। तो आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है भैया? आगे है भाषा परिवार। देखिए, भाषा परिवार, एक बात याद रखिएगा कि इससे आप कंफ्यूज्ड मत रहिएगा कि जो उपभाषा है, मैंने आपको यहाँ पे 2 ही बताया है, और भी है जो आगे की क्लास में आपको क्लियर कराई जाएगी। ठीक है ना? आगे की क्लास में आपको हम क्लियर कराते हुए चलेंगे। इसमें किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी, याद रखिएगा। आगे है पूर्वी हिंदी भी होगी इसमें। बिहारी हिंदी भी आएगा, पहाड़ी हिंदी भी रहेगा। पूरी की पूरी बात हम आगे की क्लास में करेंगे, याद रखिएगा। और भी क्लासेस इस पे हम आपको देंगे।
आगे देख ले क्या है भैया, आगे है भाषा परिवार। भाषा परिवार, अब देखिए भाषा परिवार की डेफिनेशन आपके सामने हमने रखी है। भाषा परिवार परिभाषा आपके सामने है और आप इसे देख सकते हैं। एक बार मेरे बिना बताए आप रिपीट भी कर सकते हैं। बिल्कुल सरल और सहज तरीके से आपको बताया गया है यहाँ पे, और डेफिनेशन रखा गया है कि भाषा परिवार किसे कहते हैं भाई। भाषा परिवार शुरू करते हैं, भाषा परिवार को देख लेते हैं। जिसमें आपको डेफिनेशन बताया गया है भाषा परिवार की, वो है प्रत्येक भाषा को उनकी उत्पत्ति या समानता के अनुसार अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया, जिसे भाषा परिवार कहते हैं। डेफिनेशन रिपीट कर देते हैं हम आपको फिर से भैया कि भाषा परिवार क्या है। तो भाषा परिवार यह है कि प्रत्येक भाषा को उनकी उत्पत्ति मतलब कि उनके ओरिजिन के हिसाब से या समानता के अनुसार, मतलब वो जो मैच कर रहे हैं उसके अनुसार अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया, जिसे भाषा परिवार कहते हैं। क्लियर है ना, मतलब कि ओरिजिन के हिसाब से इसको जो कैटेगराइज किया गया है उसे भाषा परिवार कहते हैं। मतलब कि जिस तरीके से जहां से उत्पत्ति हुई है उसी को तो भाषा परिवार कहेंगे ना। देखिए अब ये जो भाषा परिवार होती है ना, ये 6 भागों में कैटेगराइज की जाती है। भारत में जो भाषा परिवार है उसे 6 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 6 भागों। देखिए जो हिंदी की क्लास है ना, ये भैया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप बात कर ले जिसमें अगर हिंदी है, मतलब अगर हिंदी कंफर्म है कि भाई वहां से क्वेश्चन आएंगे, तो ये जो टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी रिसेंट में हम जो वैकेंसीज रिलीज हुई है, चाहे हम उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर ले या यूपी लेखपाल की बात कर ले, यूपीएसआई की बात कर ले, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और ये टॉपिक तो पूछिए मत भाई, कमाल की ये टॉपिक है। और उसी तरीके से हम आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कराते हुए चल रहे हैं कि भैया जो भी आपको आगे पढ़ाया गया, अभी वर्तमान में जो पढ़ाई जा रही है बात बिल्कुल क्लियर कराते हुए चल रहे हैं। तो देखिए भारत में 6 भाषा परिवार मुख्य रूप से होते हैं, जो आपके स्क्रीन पे इस समय दिख रहे हैं। सबसे पहला है इंडो आर्यन भाषा परिवार। सबसे पहला है इंडो आर्यन भाषा परिवार। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं रखी जाती है? हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, बंगाली, नेपाली, मराठी इत्यादि। ये सब भाषाएं इंडो आर्यन भाषा परिवार के अंतर्गत रखी जाती है। हम टॉपिक कौन सी पढ़ा रहे हैं? भाषा परिवार। 6 भाषा परिवार है भारत में। तो जो हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, बंगाली, नेपाली, मराठी, ये इत्यादि जो भाषाएं हैं वो इंडो आर्यन भाषा परिवार के अंतर्गत रखी जाती है। दूसरे नंबर पे द्रविड़ भाषा परिवार। देखिए द्रविड़ भाषा परिवार जो होते हैं इसमें मैक्सिमम का पूरी तरीके से जो भाषाएं रखी जाती हैं इसमें, ये साउथ की रखी जाती है। ठीक है ना, साउथ की वो भाषाएं रखी जाती है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया इत्यादि, ये सब जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखी जाती है। तीसरे नंबर पे है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। अब इसमें कौन कौन सी भाषाएं रखी जाती हैं? संथाली, हो, मुडारी, खरिया, कोरकू इत्यादि, ये सब भाषाएं इसके अंतर्गत रखी जाती है। कौन कौन सी भैया? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत संथाली, हो, मुंडारी, खरिया, कोरकू इत्यादि, ये सब भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत रखी जाती हैं। चौथे नंबर पे है सीनो तिब्बत, चीनी तिब्बत, ये भाषा परिवार है। सीनो तिब्बत, चीनी तिब्बत, इसके अंतर्गत कौन सी भाषाएं रखी जाती हैं? मंडारिन, इसको मंडारिन भी बोलते हैं, कहीं मंदारिन, मंडारिन भी बोलते हैं।
वर्मी है, तिब्बती है, यू वू इत्यादि जो भाषाएं हैं वो सीनो तिब्बत चीनी तिब्बत भाषा परिवार में रखा जाता है। 5वें नंबर पे है ताई कड़ाई भाषा परिवार। ठीक है ना, ताई कड़ाई भाषा परिवार, जिसके अंतर्गत ताई, ओगे, जारवा इत्यादि भाषाओं को ताई कड़ाई भाषा परिवार में रखा जाता है। 6ठे नंबर पे है ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार। 6ठे नंबर पे भाषा परिवार का जो 6ठा नंबर है ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार है। इसके अंतर्गत जो भाषाएं इसमें रखी जाती हैं वो है अंडमानीज, अकाकोल, अकाकेरी इत्यादि। ये जो भाषाएं हैं वो ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आते हैं और पूछे क्या जाते हैं कि कोई एक भाषा दे देता है और पूछ लेता है कि ये किस भाषा परिवार का भाषा है। तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, नेपाली, मराठी ये जो मुख्य भाषाएं हैं वो इंडो आर्यन भाषा परिवार में रखे जाते हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया इत्यादि जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखी जाती हैं। संथाली, हो, मुंडारी, खरिया, कोरकू इत्यादि जो भाषाएं हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत रखी जाती है। 4थे नंबर पे है सिनो तिब्बत, चीनी तिब्बत। इसके अंतर्गत जो भाषाएं रखी जाती है वो मंडारीन है, वर्मी है, तिब्बती है, यू वू इत्यादि जो भाषाएं हैं वो सीनो तिब्बत, चीनी तिब्बत भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। 5वें नंबर पे है ताई कड़ाई भाषा परिवार। इसमें जो भाषाएं रखी जाती हैं वो कौन सी रखी जाती हैं? ताई, ओगे, जारवा इत्यादि ये भाषाएं इसके अंतर्गत रखी जाती हैं। 6ठे नंबर पे ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार। इसके अंतर्गत जो भाषाएं रखी जाती हैं वो कौन सी है? अंडमानीज, अकाकोल, अकाकेरी इत्यादि जो भाषाएं हैं वो ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार के अंतर्गत रखी जाती हैं। ये बात क्लियर है ना भाई? भाषा परिवार का डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर करा दिया है। और भारत में कितने भाषा परिवार हैं, कैटेगरी उनको कितने भागों में रखा गया है, वर्गीकृत उनको कितने भागों में किया गया है, तो 6 जो आपकी स्क्रीन पे इस समय दिख रहे हैं उसके अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती वो भी मैंने आपको क्लियर करा दिया। आगे चलते हैं और टॉपिक है अपभ्रंश। क्या टॉपिक है भैया? अपभ्रंश। अपभ्रंश के बारे में हमने आपको एक बात बताई और पिछले भी क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि अपभ्रंश क्या होता है। पिछले क्लास में आपको बताया अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, जो कि यहां पे आपको दिख रहा है। अब ये बात तो क्लियर हुई कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या भटका हुआ। अब किसका बिगड़ा हुआ या भटका हुआ, ये बात तो जानना क्लियर है ना भैया? ये तो यहां पे लिख दिया गया कि भैया बिगड़ा हुआ या भटका हुआ, किसका बिगड़ा। तो जो वर्तमान में आधुनिक हिंदी का हम जो प्रयोग करते हैं, जिस आधुनिक हिंदी का हम प्रयोग करते हैं या जिस हिंदी का प्रयोग इस समय हम करते हैं उसी का ये बिगड़ा हुआ रूप है, जिसको इस समय हम अपभ्रंश कहते हैं। क्लियर है ना आप बात? मतलब कि आधुनिक हिंदी का जो बिगड़ा हुआ रूप है उसी को अपभ्रंश कहा जाता है। ये बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा। और यहां पे जो आपको डेफिनेशन दी जा रही है वह अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहा जाता है। ये बिल्कुल जानने वाली बात है और समझने वाली बात है। इस पे क्वेश्चन एक और बन के आता है, वो है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं। ये तो अपभ्रंश है, इसका आपको बताया जा रहा है कि अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहा जाता है। तो भैया आदि जननी किसको कहा जाता है? आदि जननी किसको कहा जाता है हिंदी का? तो वो है भाई संस्कृत।
संस्कृत को आदि जननी कहा जाता है हिंदी का, मतलब कि कुछ ही शब्दों में अंतर बदल जा रहा है। एक तो है कि हिंदी की जननी कौन क्या है, अपभ्रंश है, और हिंदी की आदि जननी क्या है, संस्कृत है। ये बात बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, इसे बहुत ही जरूरी बात है कि हिंदी की जननी क्या है, अपभ्रंश है, हिंदी की आदि जननी क्या है, वो है संस्कृत। क्लियर है ये बात? ठीक है, क्लियर है तो आगे चलें और देखें कि क्या है इसमें। तो अपभ्रंश तो क्लियर है, इसका डेफिनेशन भी क्लियर है। तो अब आगे चलें और देखें कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रमुख 7 अपभ्रंश होते हैं। कितने अपभ्रंश होते हैं? 7 अपभ्रंश होते हैं। पहला क्या है? सौरसैनी, दूसरा है मागधी, तीसरा है अर्धमागधी। देखिए, घबराइए मत बिल्कुल, और जल्दबाजी करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम आपको सातों बता रहे हैं, सातों का डेफिनेशन भी हम आपको क्लियर कराएंगे। याद रखिए इस बात को कि सातों का डेफिनेशन भी आपको क्लियर कराया जाएगा, और किसके अंतर्गत कौन सी उपभाषाएं हैं वो भी बिल्कुल स्पष्ट आपको कराई जाएगी। थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, बहुत ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। डिटेल में क्लास को देखेंगे, डे टू डे थोड़े थोड़े टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है ना? भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रमुख 7 अपभ्रंश होते हैं। पहला है सौरसैनी, दूसरा है मागधी, तीसरा है अर्धमागधी, चौथा है पैचासी, पांचवा है ब्रांचंड, छठा है खस, और सातवां है महाराष्ट्री। इस बात को जरा आप नोट कर लीजिएगा कि अपभ्रंश कितने होते हैं? 7। पहला है सौरसैनी, दूसरा है मागधी, फिर अर्धमागधी, पैचासी, ब्रांचंड, खस और महाराष्ट्री। इस बात को बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, रिपीट करिएगा, दिमाग में बैठा के चलिएगा कि ये 7 तरीके के होते हैं। और बताया कौन है, किसके अनुसार? भोलानाथ तिवारी के अनुसार। तो इसमें जो सबसे पहला हम देखेंगे वो है सौरसैनी अपभ्रंश, और अभी कुछ टाइम पहले हमने इसका जिक्र भी किया है। जिक्र ये किया हमने कि जो पश्चिमी हिंदी है वो सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आ रही है। जब हमने क्लास को शुरू किया मेरे भाई, तो 2 टॉपिक हमने सबसे पहले पढ़े, मैं आपको फिर से वो दिखाना चाहूंगा। वो है भाषा परिवार। वो क्या थी? भाषा परिवार है, यहां पे आपको दिख रहा होगा। इसमें 5 उपभाषा है, 17 बोलियां हैं। तो जो 5 उपभाषा थी उसमें से आपको सबसे पहली उपभाषा जो बताई गई थी पश्चिमी हिंदी, और सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। और जो दूसरा आपको बताया गया था, जो दूसरा आपको उपभाषा बताया गया था वो था राजस्थानी हिंदी, वो भी सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है ना? अब फटाफट हम उस टॉपिक पे चलते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, वो है सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश का विकास सूरसेन क्षेत्र में हुआ। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, किस क्षेत्र में? या सूरसेन क्षेत्र में हुआ है भैया। किसका विकास? सौरसैनी अपभ्रंश का। अब इसमें एक पॉइंट यहां पे हम दूसरे नंबर पे, दूसरे लाइन पे रखे हैं कि इस अपभ्रंश से निम्नलिखित भारतीय भाषाएं विकसित हुई। इस अपभ्रंश से, किस अपभ्रंश से भैया? सौरसैनी अपभ्रंश से। सौरसैनी अपभ्रंश से निम्नलिखित भाषाएं विकसित हुई हैं। अब वो तो आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कौन सी भाषाएं विकसित हुई है मेरे भाई। तो विकसित हुई है पश्चिमी हिंदी। उपभाषा है, ये उपभाषा का एक प्रकार है। मैंने आपको पहले ही कुछ समय पहले बताया कि जो पश्चिमी हिंदी है इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली बोली जाती है भैया? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली,
कन्नौजी हरियाणवी, ये सब बोलियां हैं जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और पश्चिमी हिंदी किसका रूप है? सौरसैनी अपभ्रंश का ये भाग है। सौरसैनी अपभ्रंश का विकास कहां हुआ? सुरसेन क्षेत्र में हुआ। दूसरे नंबर पे क्या है भैया? राजस्थानी हिंदी है। अब राजस्थानी हिंदी है तो बिल्कुल ये तय है कि राजस्थान के ही क्षेत्रों में बोली जाएगी। ये बात तो नाम से ही क्लियर हो जा रही है। बोली कहां पे जाती है सबसे ज्यादा? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, मतलब ये सब भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत ये सब भाषाएं आती हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। तीसरा है गुजराती, ये भी भाषा सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। और चौथे नंबर पे है पहाड़ी हिंदी, ये भी भाषा सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। तो जो सौरसैनी अपभ्रंश है ये बिगड़ा हुआ रूप है। अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ रूप। तो मतलब ये जितने तरीके की हिंदियां हैं ये शुद्ध नहीं है, ये आधुनिक हिंदी की तरह नहीं है भैया। पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, गुजराती है, पहाड़ी हिंदी है, अपभ्रंश का ये पार्ट है। तो ये सौरसैनी अपभ्रंश है। अब कुछ अपभ्रंश के भाग बचेंगे यहां पे, मागधी, अर्धमागधी, पैचासी, ब्राह्मचंड, खस, महाराष्ट्री, ये भी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम क्लियर कराते हुए चलेंगी। बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से पॉइंट टू पॉइंट हम क्लियर करते हुए चलेंगे, रिवीजन करते हुए चलेंगे। और आप भी रिपीट करते रहिएगा लगातार, ऐसा नहीं कि पढ़ के छोड़ दे भैया। ये ऐसी चीजें जो रिपीट करने हैं आपको, बिना रिपीट किए आपको याद नहीं होगा। ये आप एक शेड्यूल बनाइए कि रिपीट किस तरीके से करने हैं, डेली करने हैं या ट्वाइस अ डे जिस तरीके से आपको करना है, या 2 या 3 दिन बाद एक दिन करने हैं, जिस भी तरीके से आप शेड्यूल बना सकते हैं बनाइए, रिपीट करिए, लगातार मेहनत करते रहिए। क्योंकि कोई भी लक्ष्य इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए मेहनत की आवश्यकता होती है, अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। और वो हम सब साथ में मिलकर करेंगे और कोई ना कोई लक्ष्य जरूर प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए लाइफ एकेडमी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आज के लिए